नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आप मेरे साथ अक्सर ऐसे मेहमानों को देखते रहते हैं जो अशोकनगर ज़िले के लिए गौरव के विषय होते हैं या जिनकी उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज ऐसी एक शख्स हैं जिन्हों आप भारतीय जनता पार्टी के नए जिलाध्यक्ष के तौर पर जानते हैं, आलोक तिवारी जी। तो तिवारी जी, पहले तो बहुत सारा स्वागत आपका और खूब सारी बधाई आपको इस पद के लिए। आपका हृदय से आभार, अंतःकरण से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये आप चूँकि इनके इंट्रोडक्शन से ही आप समझ गए होंगे कि खालिस हिंदी के लिए मध्य प्रदेश भर के जो गिने चुने युवा नेता हैं उनमें इनकी पहचान होती है। तो मेरे लिए आलोक जी ऐसे विषय हैं या रुचि के विषय इसलिए हैं कि मैं भी हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे लगता है टक्कर का होगा आज का मामला। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अशोकनगर ज़िला जब से बना तो ये माना जा रहा है कि पहली बार संगठन का आदमी बना है। अभी तक हम ये देखते थे कि किसी गुट ने सिफारिश की, कोई गुट मांग रहा है कि इसको बनाया जाए, उसको बनाया जाए। ये पहली बार हुआ है कि किसी ने मांगा नहीं, किसी ने कहा नहीं कि बनाया जाए। तो ये बहुत बड़ी बदलाव है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चाहे ओमप्रकाश चौधरी जी हों, सुभाष जी हों, भानु जी हों, जय कुमार सिंघई जी हों, नीरज मनोरिया जी हों, धर्मेंद्र जी हों, उमेश जी हों, ये सभी भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं। और संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते ही इनको जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा जिलाध्यक्ष बनना ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं जिला पूरी तरह से अप्रत्याशित है। बिल्कुल अप्रत्याशित, मुझे भी नहीं पता था कि मैं जिलाध्यक्ष बन रहा हूँ। मैं तो जिले की कोर कमेटी में ग्वालियर शामिल होने के लिए जा रहा था। और मुझे प्रदेश कार्यालय से फ़ोन आया कि मुझे आपको तत्काल मांडू पहुँचना है। तो मैंने उनको बताया कि मांडू में अपेक्षित नहीं हूँ, जिला महामंत्री का मेरा दायित्व है। नहीं, आपको मांडू पहुँचना है, आप मांडू पहुँचिए। तो मैंने तत्काल व्यवस्थाएं जुटाई और सीधे वहाँ मांडू पहुँचा। रास्ते में लगभग ऐसी जानकारी मिली। मतलब आप जब मांडू जा रहे थे तब आपको रास्ते में पता चला कि आपकी जो है नाम की घोषणा कर दी गई? हाँ, बस चंदेरी से मेरे गृह से निकलते निकलते मुझे ये पता चला कि ऑन द वे जब मैं था जी कि मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, एक सवाल ये है कि जब आपको अध्यक्ष बनाया गया तो ये जो कार्यकाल होगा वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं। तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर होगी आपके लिए? देखिए, चुनौती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हिस्से हमेशा रहती है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ज़्यादा कठिन इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हम दैनंदिन कार्य करने वाले लोग हैं। हम नित्य प्रति अपने कार्य की साधना करते रहते हैं। चुनाव के बाद हमारी सरकार का काम होता है, प्रशासन का काम होता है जनता की सेवा करना, जन कल्याणकारी नीतियाँ बनाना और जनता के जीवन को सुविधाजनक बनाना। और पार्टी का काम होता है, संगठन का काम होता है कि उसका जो प्रतिसाद है, जो जनमानस को मिला है, उसका लाभ फिर अन्योन्याश्रित रूप से फिर संगठन को मिले, पार्टी को मिले, प्रत्याशियों को मिले, चुनाव में मिले। ये हम लोग 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, 12 महीने हर दिन चुनावी मोड में रहते हैं। हमारे लिए ये बिल्कुल नहीं होता कि अब विधानसभा आ गई तो हमें कुछ करना है। हम जो करते चले आ रहे हैं वही करेंगे। एक मेरा बहुत कठिन प्रश्न होता है जिसके कारण ज़्यादातर जो है नेता भागते हैं मुझसे, मगर मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सवालों की इज्जत रखेंगे। सवाल ये है कि जिस सिंधिया जी को लेकर 2 साल पहले या 2.5 साल पहले तक बीजेपी बड़े आक्रामक रूप थे, वो बीजेपी अब मतलब सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में है। ऐसे में ये माना जा रहा है, लगातार ये चर्चा होती है नाराज सिंधिया, महाराज सिंधिया और कांग्रेस की बीजेपी को लेकर। तो आपको लगता है कि ये गुटिये जो है चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, सिंधिया गुट और बीजेपी का दूसरा धड़ा? मैं नहीं मानता कि मुझे इस तरह का किसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2020 में जब उपचुनाव हुए थे तब मुझे चुनाव संचालक के नाते मंगौली विधानसभा भेजा गया था। और वहाँ मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे उनका मुझे साथ मिला, बल्कि नए कार्यकर्ताओं का भी भरपूर प्रेम सम्मान मुझे मिला। और मैं स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि दोनों के बीच में समन्वय बनाते हुए, उनको दूध और शक्कर की तरह मिलाते हुए मैंने संगठन का कार्य किया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस बात का सकारात्मक लाभ भी मुझे है। नहीं, तो आपको लग रहा है कि अगले 3 साल में जो बची कुची खटास है या डगरिया रह गई है वो घुल जाएगी? आप कह रहे हैं दूध शक्कर जैसी? सवाल ही नहीं, खटास जैसी कोई स्थिति नहीं है। जब एक अस्वाभाविक परिवर्तन कुछ होता है, जब 2 विपरीत ध्रुव मिलते हैं तो सब थोड़ा बहुत नहीं, ऐसा लगता है। इसलिए है सवाल कि अभी हमने जब चुनाव देखे स्थानीय निकायों के, ज़्यादातर स्थानों पर वो लोग आए जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता थे। जो लोग सिंधिया जी के साथ आए थे उनमें से कोई भी इस समय जो है आपके यहाँ निकाय या दूसरे प्रमुख पदों पर नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत पुराना विचार पर आधारित संगठन है। जब हम लोग टिकट पर विचार करते हैं
और अन्य चीज़ों पर विचार करते हैं, तो हम जीत की स्थिति और अन्य जो उसके कारण होते हैं उन पर विचार करते हैं। मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं है। जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पर्याप्त टिकट श्रीमंत सिंधिया जी के साथ आने वाले लोगों को मिले थे और अच्छी संख्या। बाद भी अध्यक्ष पद पर कोई भी नहीं है उनके साथ आए जाए लोगों में से। नगर पालिका अध्यक्ष का नगर पालिका नगर निगम, देखिए जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने जीत भी हासिल की जी। तो और जो पार्षद थे उन्होंने उनको चुना। नहीं, सिंधिया जी के लोग भी जीत कर आए हैं कुछ, ऐसा नहीं है। पार्षद बिल्कुल जीत कर आए हैं, पर जहाँ भी पार्षदों ने अपने बीच से जिनको चुना, ये खैर चूँकि बड़ा विषय है, मगर संगठन में भी अभी स्थिति देखी जाए कि अभी वरीयता जो है खालिश या खाट पुराने जो कार्यकर्ताओं को ही है। देखिए साहब, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी परिवार, किसी भी संस्था को चलाने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत कम उम्र से मैंने समाज जीवन में प्रवेश किया और संघ और फिर भाजपा के नाते काम करना शुरू किया। और दूसरा सौभाग्यशाली मैं स्वयं को इसलिए मानता हूँ कि एक 40+ की आयु में मुझे जिलाध्यक्ष के नाते काम करने का मौका मिल रहा है। तो जब हम किसी चीज़ को किसी दायित्व के लिए किसी व्यक्ति का विचार करते हैं तो पहली अहर्ता तो यही होती है कि उसके पास अनुभव उस दायित्व से न्याय करने के लिए है क्या नहीं। अच्छा, एक अच्छी चीज़ आपने मुझे बताई कि संघ और फिर इसके बाद बीजेपी में आपको, तो संघ के भले ज़मीनी कार्यकर्ता रहे और पार्टी में आपको लेकर एक बड़ी बात ये कही जाती है कि आपकी निष्ठाएं बड़ी एकनिष्ठ हैं और असंदिग्ध हैं। तो आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ों ने आपको जिलाध्यक्ष बनाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई? मैं जिलाध्यक्ष क्यों बना मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ जानता हूँ कि प्रदेश के नेतृत्व ने और स्थानीय जो भी लोग हैं, इनमें जो भी चर्चा हुई, जिससे भी रायशुमारी हुई हो, जो भी बात हुई हो, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया। पर एक चीज़ मैं ये तय मानता हूँ कि हम विचार को लेकर चलने वाले लोग हैं। 1 सेंटीमीटर भी हम अपने विचार से नहीं हिलते। मेरी अपने विचार के प्रति जो निष्ठा है वो असंदिग्ध है। जो मेरे नेतृत्व ने तय किया उसको मैं एज सच ज्यों का त्यों फॉलो करता हूँ। नहीं, ये सवाल इसलिए लाजमी है, जब आप 5 लोगों की नियुक्ति हुई तो मेरे पास भोपाल के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के फ़ोन आए, तो वो मेरे से यही पूछते हैं कि आलोक तिवारी किस गुट से या किस संतुलन में या किस विमर्श से आते हैं। तो मैं भी उनको जितना मैं समझता हूँ कि मैंने यही कहा था कि ये प्योर संगठन के आदमी हैं। तो क्या ये तलाश जो की जा रही है वो कहीं आप पर ठप्पा लगाएगी आगे? नहीं, मैं नहीं मानता कि किसी तरह की गुट की इसकी वो उसको कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि मैं भाजपा और कमल फूल का व्यक्ति हूँ और आजीवन रहूँगा। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी थी जब आप मंगौली उपचुनाव का संचालन कर रहे थे, तो जो एकनिष्ठ शब्द का बात कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि उस समय आपने घर छोड़ के कुछ दिन के लिए, जबकि बहुत पड़ोस में घर था आपका, कोई ऐसा नहीं था, तो वो जो काम आपका रहा उसने एक टर्निंग पॉइंट दिया आपको? निश्चित रूप से मैं अपने जीवन का एक बहुत अच्छा उसको अनुभव मानता हूँ। मेरा निवास मंगौली विधानसभा से करीब 35 किलोमीटर दूर है और 8 जून को जब मुझे संभागीय कार्यालय से सूचना मिली कि आपको मंगौली विधानसभा चुनाव में संचालक के नाते रहना है, तो तुरंत एक दिन बाद मैंने गाड़ी उठा के सीधे मंगौली गेस्ट हाउस पहुँचे। फिर वहाँ कमरा लिया हमने और 10 नवंबर तक जब तक काउंटिंग उस चुनाव की नहीं हुई, मैंने पूरे समय मंगौली रहा। मैंने हर चीज़ को नीचे बूथ तक हम घूमे, बूथ तक गए, सारी प्रकार की जो व्यवस्थाएं रहती हैं, उन जो व्यवस्थाएं प्रमुख बनाए जाते हैं उन व्यवस्थाओं को जोड़ना, उनसे मिलना। तो मैं समझता हूं कि एक हर राजनीतिक कार्यकर्ता की अपेक्षा रहती है कि चुनाव प्रबंधन में उसको सिद्ध हस्तता प्राप्त हो। और मैं निश्चित रूप से मेरे लिए मंगौली चुनाव एक बहुत अच्छा अनुभव है। देखिए, एक और बड़ी चीज़ बदलाव जब बीजेपी में हो रहे हैं, तो पहले उमेश जी और फिर आप, ज़मीन के जो नीचे काम करने वाले लोग हैं या इनिशियल लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, उनमें एक उम्मीद जगती है कि हम भी अध्यक्ष बन सकते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अशोकनगर के बूथ स्तर का कोई भी कार्यकर्ता, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी संगठन के किसी भी दायित्व पर पहुंच सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। आपकी पुरानी ज़िंदगी जानने से पहले एक सवाल पूछना ये चाह रहा था, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड पारिवारिक रूप से कभी रहा है? दादे परदादे? कभी नहीं। पिताजी हेडमास्टर थे, रिटायर्ड हैं जी, और दादाजी किसान, परदादा किसान, सब लोग खेती का काम है हमारे यहाँ जी। हमारे यहाँ नेता कोई नहीं। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि आपकी जो यात्रा संघ से शुरू होती है और बीजेपी में होती है, युवा मोर्चा से होती है, तो थोड़ा सा बता दीजिए, दर्शक जानना चाहते हैं यहाँ तक पहुँचने से पहले कौन कौन से पड़ाव यात्रा में पार कर लिए। मैं 1989 में संघ के स्वयंसेवक के नाते मेरा दुष्परिणाम हुआ। 1999 में जब मैं कॉलेज में था तब मुझे तत्कालीन जो हमारे यहाँ विस्तारक जी थे, उन्होंने मुझे महाविद्यालय छात्र प्रमुख
के नाते जिम्मेदारी दी। उसके बाद मैंने प्रचार विभाग का काम देखा, नगर चंदेरी का, तहसील चंदेरी का, फिर जिला अशोकनगर का। समाज के प्रबुद्ध वर्ग को संघ से जोड़ने के लिए मुझे प्रज्ञा प्रवाह एक ऐसा मंच बनाया गया था, उसका जिले का सह जिला संयोजक बनाया गया। और उसके बाद मैं 2010-11 तक जिला प्रचार प्रमुख रहा। फिर 2011 में अप्रैल के महीने में 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर मैंने भाजपा जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता स्वीकार की। और उसके बाद मुझे ग्रामीण मंडल चंदेरी का प्रभारी बनाया गया, फिर ग्रामीण मंडल चंदेरी का अध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा चुनाव 2014 में मुझे विधानसभा चंदेरी का प्रभारी बनाया गया, नगर मंडल का अध्यक्ष रहा। उसके बाद भी मैंने काम किया और मुक्त होने के बाद, नगर मंडल चंदेरी के दायित्व से मुक्त होने के बाद मैं लगातार काम करता रहा बिना किसी दायित्व के, बिना किसी पद के। उसके बाद मुझे जिला महामंत्री का दायित्व मिला और अब 4-5 दिन हो गए हैं मुझे जिला अध्यक्ष के नाते मैं काम कर रहा हूँ। चूँकि अब आप जिला अध्यक्ष के नाते काम कर ही रहे हैं और बड़ा टीस करने वाला सवाल ये पूछूंगा आपसे कि पूरी तरह से बीजेपी में अशोकनगर जिला हो चुका है, मगर जहाँ से आप आते हैं, जो आपकी जन्मभूमि कर्मभूमि है चंदेरी, वहाँ विधायक भी कांग्रेस का है, नगर पालिका भी कांग्रेस की है। कसक है ये? बिल्कुल कसक तो मुझे है। मुझे कसक इस बात की भी है कि कांग्रेस के विधायक हैं, जिस नाते चंदेरी का विकास बहुत पिछड़ा है और नगर पालिका भी विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस को चली गई है। तो इस बात की मुझे पीड़ा है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस पीड़ा को हम जोरदार तरीके से ख़त्म करेंगे और विधायक भी चंदेरी में भाजपा का होगा। ये चुनौती होगी आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़ी? निश्चित रूप से मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और ना सिर्फ स्वीकार करता हूं, रात और दिन इसके लिए हम काम करेंगे कि भाजपा का विधायक चंदेरी में बने। एक राजनीतिक कार्यकर्ता का एम होता है जीवन में अध्यक्ष बनना, सांसद बनना, विधायक बनना। यहाँ तक की यात्रा आप कह रहे हैं जिस तरह से लगातार चलती रही, अप्रत्याशित रूप से अध्यक्ष बन गए, तो हम आगे आलोक तिवारी को कहाँ देखेंगे? देखिए, मेरे पास एक पद, एक दायित्व हमेशा है, वो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, वो कार्यकर्ता रहूँगा। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, कभी ना तो कोई राजनीतिक पद मांगा, ना संगठन का पद मांगा। मेरे संगठन ने मुझे जो दिया उसको मैंने सर माथे लिया और उसके साथ न्याय करने की कोशिश की, प्रयास किया। आगे भी पार्टी मुझे जो काम करने को कहेगी, जिस भूमिका में काम करने को कहेगी, उसको करूँगा। नहीं कहेगी तो भी जिस बूथ पर काम करने को अगर कहेगी तो करूँगा। अच्छा, बीजेपी में हम ये देखते हैं कि संगठन बहुत महत्वपूर्ण और होता है और मुख्य भी होता है, तमाम सारे मुद्दों पर उनकी चलती है। मगर जब आप अध्यक्ष बन रहे हैं तो बाहर से आते हैं, जिला मुख्यालय पर ना होने का एक बड़ा लोगों को है। तो ऐसे में सारे लोगों को, चूँकि आपके यहाँ विधायक, मंत्री, सांसद सभी लोग हैं, और ऐसी सब चीज़ों में आप समन्वय के लिए जो है कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपको? मुझे लगता है कि अगर परस्पर विश्वास हो, संवाद हो, आत्मीयता हो, तो सारी कोई भी दिक्कत होती है तो ख़त्म हो जाती है। मैं नहीं मानता, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मुझे किसी प्रकार की जटिलता का सामना करना पड़ेगा। सबका विश्वास, सबका प्रेम, सबका सहयोग मुझे मिलेगा, ऐसा मेरा सोचना है। चलिए, एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मेरा और आपका इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं भी कोई हिंदी का आपको कहा पहले से ही वाक कला का विद्यार्थी हूँ। एक राजनेता के तौर पर मैं बहुत कम लोगों को ऐसा देखता हूँ कि जो वाक विन्यास पर बड़ी माधुर्यता के साथ काम करते हैं। हम आलोक तिवारी को जब देखते हैं तो मंच लूट के ले जाता है। तो ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ होता है एक राजनेता के तौर पर कि जब आपको ईश्वर ने ये कला दी है और आप उसको वहाँ निभाते हैं तो कितना गुदगुदी होती है, कितना आत्मसंतोष मिलता है? मुझे बड़ा सुख मिलता है जब मैं अपने शब्दों के माध्यम से अपना भाव संप्रेषित कर पाऊँ। मुझे लगता है कि जिस विचार के लिए काम कर रहा हूँ उस विचार को मैं लोगों तक पहुँचाऊँ और अच्छे से पहुँचाऊँ। इसके लिए बस जो भी आप कह रहे हैं, माँ सरस्वती का वरदान मान लें, कृपा मान लें उसकी, तो मैं उसको उस दृष्टि से करता हूँ। चलिए, तो आप पर माँ सरस्वती की खूब कृपा बनी रहे और आप भविष्य में भी बहुत बड़े बड़े पदों पर मिलते रहे हमको। आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई।